बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ये इदारे माली तौर पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के फैलाव में किरदार अदा कर रहे हैं या अदा कर सकते हैं। ये पाबंदियां एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382 के तहत लगाई गई। पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का जिम्मेदार है, इस पर भी पाबंदी आयद की है। अमेरिकी कदम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ है। अमेरिका फैलाव और मुतल्लिका खरीदारी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। पाकिस्तान का अमेरिकी पाबंदियों पर सख्त रद्दअमल सामने आया, फैसला मुतसबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियां अफसोसनाक हैं। ये इस इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम पर खतरनाक असरात मुरतब होंगे। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदियां आयद की गई। अमेरिका ने दूसरे मुल्कों को जदीद मिलिट्री टेक्नोलॉजी की इजाजत दी। दोहरे मेयार से एटमी हथियारों के अदम फैलाव के मकसद को दजका लगता है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद इसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में इस्तेहकाम और ताकत के तवाजुन के लिए है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम की मुकद्दस अमानत पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत वक्त के दरमियान मुज़ाकरात वाला मामला जो है वो ज़ेर गौर है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने TROs बनाना शुरू कर दिए और नाम भी सामने आ चुके। बानी PTI की जानिब से जो नाम तजवीज़ किए गए सामने आए और हुकूमत की जानिब से सरदार याद सादिक साहब स्पीकर कौमी असम्बली वो इसमें मुश्तरका तौर पर दोनों फ्रीकैन के हवाले से जो है उन्होंने प्लेटफॉर्म अपना मुहैया किया। उन्होंने कहा कि मेरे घर के दरवाजे, मेरे ऑफिस के दरवाजे मुज़ाकराती अमल के लिए हर वक्त अवेलेबल होंगे। नाज़रीन, इन तमाम तर चीजों पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से चंगेज अहमद खान काकड़ साहब ने। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार चौधरी परवेज संधीला साहब ने। संधीला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। संधीला साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर एक दफा फिर से वो पाबंदियां आयद कर दी हैं। 4 कंपनियों का नाम इसमें लिया गया, उन पर पाबंदी आयद की गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया हमजा। देखिए, मुझे लगता है कि अमेरिका को ना कुछ समझ नहीं लग रही कि वो अब करे क्या। उसके पास शायद कुछ करने के लिए तो उन्होंने ये काम कर दिया है। देखिए, इस खित्ते में तो पाकिस्तान ने ताकत का तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखा हुआ है। अगर देखा जाए, देखिए, अगर पाकिस्तान एटॉमिक पावर ना होता, पाकिस्तान के पास ये तमाम जो मिसाइल हैं ये ना होते, तो मेरे ख्याल में इस खित्ते में इतना अमन और सुकून ना होता। और पाकिस्तान, देखिए, आप पूरी दुनिया को देख लें, जो पूरी दुनिया के रूल एंड रेगुलेशन है, जो दुनिया के चौधरी बने बैठे हैं, जो दुनिया में ये चीजें कंट्रोल करते हैं, देखते हैं कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा गलत, वो तमाम के तमाम आपके साथ है। चाहे आप ग्रे लिस्ट से निकले हों, चाहे आप FATF हो, या मतलब दूसरी जितने भी मिसाइल है, जितने पाकिस्तान हर जगह पे अपने तमाम चीजों को बड़े शफाफ तरीके से लेके चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अब जाहिर है अमेरिका ठेकेदार है पूरी दुनिया का, तो वो कुछ को किसी को कुछ भी कह ले, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान वैसे भी अमेरिका के तसल्लुत से निकल चुका हुआ है, ये बात तो माननी पड़ेगी। एक स्वाय IMF के अलावा पाकिस्तान पर प्रेशर डालने के लिए अमेरिका के पास है क्या? आप अपने रीजन में स्ट्रांग हो रहे हैं, तगड़े हो रहे हैं। चाइना आपके रीजन में है, आप उसके साथ अपनी ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ CPEC कर रहे हैं। फिर आपके साथ UAE के ममालिक हैं, सऊदी अरब है, उनके साथ आपके बड़े बेहतरीन तलकात हैं, आप वो अपने डेवलप कर रहे हैं। तो अब आप एनी मोर अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत है नहीं है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका को कुछ इस किस्म का दूसरा एक चीज और भी है। अभी पिछले दिनों जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास था, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक काफी सख्त तकरीर की थी इसराइल के खिलाफ। और जाहिर है इसराइल के खिलाफ जब आप इस किस्म का, और सिर्फ वहां पे नहीं की, उसके बाद जितनी भी मीटिंग हुई है, सऊदी अरब में इजलास हुए, आज मिस्र में इजलास हो रहा है, वहां पे भी अपना वो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है अमेरिका को तकलीफ देती हैं और वो इस तरह की हरकत करेगा। लेकिन मेरा ख्याल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा और ना ही पाकिस्तान की सलामती पे। पाकिस्तान अपनी सलामती के लिए खुद आजाद एक मुल्क है, वो अपने फैसले खुद कर सकता है। अब अमेरिका के कहने पर तो वो फैसला नहीं लेगा ना, या फैसले नहीं लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अमेरिका अपना शौक पूरा कर ले। पाकिस्तान किसी भी जगह पे किसी भी तरह से ना किसी से डरता है ना डरेगा। उसकी बड़ी निशानी यह है कि पाकिस्तान पर जब वक्त आएगा ये एटॉमिक धमाके करने वाला, तो मेरे ख्याल में ना पाकिस्तान झुका ना बिका।
अगर उसने उस वक्त कोई कंप्रोमाइज नहीं किया तो आज कैसे कंप्रोमाइज करेगा? तो मेरी नजर में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और परेशानी वाली कोई बात भी नहीं है। जी कागड़ साहब आप इसको किस तरह से देखते हैं? अमेरिका की जानिब से ये पाबंदियां सामने आई हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस बात को इंडोर्स भी करता हूं जो दफ्तर खारजा ने अपनी आज स्टेटमेंट जारी की है और जारी होनी चाहिए थी ऐसी। ये अमेरिका का एक बड़ा ही मुतस्सबाना फैसला है क्योंकि खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान जो है उसके जो अपना एटमी मिसाइल का प्रोग्राम है वो जारी और सारी जिस तरह वो चाहता रखना चाहिए। इसलिए कि आपको याद होगा कि जब इंडिया ने एटमी धमाके किए थे तो उस वक्त पाकिस्तान ने उनके जवाब में जब धमाके किए तो उसके बाद खित्ते में पूरे खित्ते में बड़ा एक तवाज़ुन जो पैदा हो गया था। और दूसरी बात यह है कि एटमी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तान जो है उसने कभी किसी किस्म की जारहियत का मुजाहरा नहीं किया, ना कि अपने पड़ोसी मुल्क के साथ, ना कहीं दूसरी जगह पे जाकर। तो ये पाबंदियां जो लगाई गई हैं ये सरासर नाजायज है और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो हुकूमत है ये इसकी कमजोर खारजा पॉलिसी की एक जो है निशानी भी कह सकते हैं कि जब आप एक ऐसे मिनिस्टर को जिसका खारजी अमूर से कोई तल्लुक वास्ता ना हो, मैं मोबिलाइज करने के लिए उसको फॉरेन अफेयर का मिनिस्टर बना दिया जाए तो ये इसका शाखसाना भी है। लेकिन मैं इस बात की जितनी भी मजम्मत कर सकता हूँ वो कम है, बल्कि हर पाकिस्तान इस बात की मजम्मत करे। हमारी निजी तजारती कंपनी जो है उनको फ्री ट्रेड की जो है सहूलत दी हुई है और वो को गैर कानूनी किसी काम में नहीं है, उनसे कोई खतरा नहीं है। तो जाते जाते जो बाइडन जिसके लिए ये बहुत चीखते थे, बहुत उसकी तारीफें करते थे, और ये हमारी जो गवर्नमेंट है ये वैसे तो पैदा करता बाइडन की है। रिजीम चेंज ऑपरेशन जब हुआ है तो उसके पीछे इसी बाइडन गवर्नमेंट का ही हाथ था। तो ये सरासर नाकस खारजा पॉलिसी जो है मैं तो उसको मोर्द इल्जाम ठहराऊंगा कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि हमें जो है बगैर किसी किस्म की जो है हमारी तरफ से कोई जारियत, कोई ऐसा कोई जो कदम है कोई नहीं उठाया गया। इसके बावजूद ये पाबंदियां लगाई गई जो सरासर नाजायज है। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि जहाँ पे जाके लगानी चाहिए कि इसराइल में जो कुछ हो रहा है, गजा में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ फलस्तीन में हो रहा है, जिस तरह इसराइल वहाँ मजालम डाल रहा है उसको कुल्लम खुल्ला अमेरिका जो है सपोर्ट कर रहे हैं। उसको नए जो है जदीद से जदीद जो है वो असला जहाज वो उसको दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, और वो सरेआम जो आम शहरी पे बमबारी करके जो वहाँ पे उनको शहीद कर रहा है, जख्मी कर रहा है, जिस तरह वहाँ के मतलब इलाकों को खंडरात बना रहा है, उस पर अमेरिका खामोश है। तो इस मसले पे मैं समझता हूँ कोई अपोजिशन नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है, ये मुल्क की लेवल का मामला है। इस पे जो हमें मुश्तरका तौर पर स्टैंड लेना चाहिए और मुश्तरका स्टैंड होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो भी जो दी गई है वो यही है कि अमेरिका के इस फैसले की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजम्मत करती है और इसको एक मुकम्मल तौर पर नाइंसाफी समझती है। तो ये पाबंदियां जो है ये फिर गौर उठनी चाहिए और इस तरह के फैसले जो है वो खित्ते में अदम तवाज़ुन का बायस बन सकते हैं। अच्छा कागर साहब, दूसरी जानिब वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मुल्क से अगर 50% करप्शन खत्म हो जाए तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो कहते हैं कि ये मामला अगर हो जाए तो हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, IMF वाला जो है वो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब जो है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानिब से ये आपने भी बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो जाना पड़ता है IMF के पास क्योंकि हमें जरूरत पड़ती है। गुजारिश ये है कि बयान देने की हद तक तो उसकी बात सही है। करप्शन तो वो खुद करते हैं और इनकी तो गवर्नमेंट ही जो है वो फ्रॉड और करप्शन का जो है अपना पैदावार है, आपके सामने ही है। ये सब हारे हुए लोग फॉर्म 47 के जरिए हम पर मुसल्लत किए गए हैं और किस लिए किए गए हैं? दोनों पार्टियां किस लिए मिली हुई हैं कि लूट मार का बाजार गर्म रखें और जो है वो लूटा जाए, मुल्क को लूटा जाए और फिर जाकर बैरून मुल्क जाकर जायदादें बनाई जाएं, बैरून मुल्क कारोबार शिफ्ट किए जाएं। IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा, ये सारी अपनी इमरान खान की तरह बैरून मुल्क जो जायदादें हैं वो जो उसने पेश कर वापस आकर यहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ, ये आप आए अपने कारोबार यहाँ करें, अपनी जायदादें यहाँ बनाएं।
आप बैरून मुल्क से अपना तल्लुक खत्म करें तो करप्शन खुद खत्म हो जाएगी। करप्शन इन्होंने खत्म करनी है तो वॉलंटरीली जो हमारा डिमांड है 9 मई और ये जो हमारा जो है मैंडेट जो चोरी किया वो हमें वापस दें। अवाम ने जिनको मुंतखब किया हुआ है वो आके अब हुक्मरानी करें, वो करप्शन भी खत्म करेंगे। मुझे ये बताएं कि जो बंदे खुद करप्ट हों, जो खुद बंदे डाकू हों, लुटेरे हों, उन्होंने क्या करप्शन खत्म करनी है? कागर साहब, केसेस तो तमाम पॉलिटिशियंस पे होते हुए करप्शन के केसेस नजर आते हैं। बानी पीटीआई पे भी जो है वो इल्जामात हैं, उन पे केसेस हैं। इनमें फराग होगी साहबा का नाम लिया जाता है, उस्मान बुजदार साहब का नाम लिया जाता है। ये अपना साहब उस्मान बुजदार इधर ही रहता है, तमसे में ही रहता है, उधर ही बैठ के दरियाओं में बैठ के धूप सीख रहा होता है। तो क्यों नहीं ये उस्मान बुजदार को पकड़ कर उसको कटहरे में लाते? वो सबसे करप्ट है इनके बकौल, तो वो वहीं फिर रहा है। बानी पीटीआई के जो है इमरान खान साहब जो है आज के लिए तो देखे ना, ये करप्शन और ये मतलब का सबसे बड़ा इंडिया तो यही है कि आप लोगों पर ये पाबंदी लगाई हुई है कि इमरान खान साहब का आप नाम नहीं ले सकते और बानी पीटीआई कहते हैं। कागर साहब, माजी में नवाज शरीफ साहब का नाम नहीं ले सकते थे, वो भी पाबंदियां बात है। ये जो लगाते हैं पाबंदियां, उनको ये सोचना चाहिए कि इन पाबंदियों के लगाने से ना किसी का नाम मिट सकता है ना मिटेगा। कारकर्दगी से नाम बढ़ता है, कारकर्दगी से नाम मिटता है। आज वही नवाज शरीफ है जिसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। अब तो कोई पाबंदी नहीं ना, अब तो खुलेआम फिरते हैं। अब वही नवाज शरीफ है, वो कहीं बात नहीं कर सकता, कारकर्दगी सिफर है, किस मुंह से बाहर जाएंगे? 47 की पैदावार है। तो दूसरी बात ये है कि इमरान खान के खिलाफ क्या निकला, बताएं मुझे, कौन सी करप्शन? इमरान खान की कारकर्दगी भी जरा बता दें कागर साहब। जान मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अल कादर ट्रस्ट का केस बना, इनके अपने गवाह है, उन्होंने गवाही दी। मैं वकील हूँ, मैंने वो केस पढ़ा हुआ सारा। उन्होंने अपने गवाह ने ये गवाही दी कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक पाई की करप्शन नहीं की, ना कोई बेनिफिट लिया है। ठीक है, लंदन से जो अमाउंट आई है वो उसी तरह सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई, बल्कि वो अब मुनाफे के साथ। और अभी कुछ दिन महीनों पहले ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त की कि हमें वो पैसे दे दिए जाए। करप्शन तो तब थी वो लंदन के पैसे आते और इमरान खान की जेब में जाते। और वो जो जेडएम के पास यूनिवर्सिटी बनी है वो ट्रस्ट है, वहां पर सीरतुन नबी पे जो है तालीम दी जा रही है। उससे इमरान खान ने क्या बेनिफिट लेना? बल्कि वो तो एक किस्म की मुल्क की खिदमत है, दीन की खिदमत है वो जो कर रहे हैं। दूसरा कौन से केस है मुझे बताएं? कागर साहब, तोशाखाना का केस बानी पीटीआई पे है, 190 मिलियन पाउंड है। तोशाखाना का मैं आपको बता रहा हूँ, तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड की तो मैंने बात आपको बता दी है ना सारी। तोशाखाना केस में उनकी जमानतें भी हैं और जब वकीलें लगी कि वो भी उड़ जाएंगी, जिस तरह साइफर की उड़ी थी। साइफर केस का बड़ा हुआ था। आप मुझे बताएं, जो लोग इतने नीच जा सकते हैं कि इद्दत जैसा घटिया इल्जाम जो है लगाकर, इद्दत में नगाह जैसा घटिया इल्जाम लगाकर झूठा केस बनाकर बना सकते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। आप आजाद अदलिया को आजाद करें, रात 9-10 बजे तक जो है अदालतें जो है बैठाई जाती हैं, फिर उनको फैसले लिख के दिए जाते हैं सुनाने के लिए। तो फिर आप कौन सा मर्जी केस बना लें, जैसा मर्जी केस बना लें। ये जो निजाम चल रहा है आपके सामने ही था, जो शहबाज शरीफ के पास खिलाफ उस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी, जिस दिन उसको वज़ीर आज़म गालिब उठवा दिया था। तो ये निकालने तो सही ना कुछ। इमरान खान ने ये बना लिया, इमरान खान ने ये लूट लिया, आज आके एक घड़ी इनको मिली, केस मिला। कागर साहब, संदेला साहब से जानने की कोशिश करते हैं। जी संदेला साहब, क्या कहना चाहेंगे? कागर साहब कहते हैं कि करप्शन के दावे तो किए जाते हैं कि खत्म की जाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खुद इन्वॉल्व है करप्शन में, और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई पे तो केसेस जो है वो बेबुनियाद हैं। और जिस तरह से वो बात कर रहे हैं कि फलाही काम है, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम है, इसी तरह से दीगर जो काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने किए हैं वो किसके लिए है?
देखें काकड़ साहब एक पार्टी के रुकन है, तो वो यही कुछ कहेंगे, डिफेंड ही करेंगे ना अपनी पार्टी को, और अपनी पार्टी के कायद को वो सुवाए डिफेंड करने के क्या कह सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि अब वो इमरान खान की करप्शन की कहानियां तो सुना नहीं सकते। बुशरा बीबी की वो जो कॉल लीक है जिसमें वो तोशा खाना के सामान सारा घर पे लाने पे वो बास पुरस कर रही थी जो बाहर बैठे हुए थे, उनके बारे में तो वो बात कर नहीं सकते। अब वो ये भी नहीं बता सकते कि ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है वो जब वहां पर आया था तो वो जो एक बंद लिफाफा था जो कैबिनेट में उन्होंने कहा था खोलना भी नहीं है, बस आप इस पे लिख देंगे, बस जाने दें, और उसके बाद वो जिधर गया और मलक रियाज के जो पैसे पेड हुए जो उनको जुर्माना सुप्रीम कोर्ट में हुआ था वो उनकी जगह पे वो जमा करवाए गए। और उसके अलावा फिर ये जो जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी अल्लाह वास्ते किस तरह मलक रियाज ने बनाकर दे दी, किस तरह मलक रियाज ने वो जमीन दे दी, किस तरह वो मतलब कि उसकी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करके दे दी और क्यों करके दे दी। मतलब कि अल्लाह वास्ते तो कोई भी काम नहीं दुनिया में करता ना, और खासतौर पर मलक रियाज साहब तो अल्लाह वास्ते ये काम नहीं करेंगे, वो तो डेफिनेट कुछ लेन देन ही करेंगे ना। तो इसलिए ये, और फिर जो फर्क होगी है वो जो मतलब कि इमरान खान की हुकूमत गिरने से, जब उनकी हुकूमत जो है वो तहरीक अदम इत्मीनाद के जरिए खत्म हुई थी, उससे 3 दिन पहले जो जहाज भर के पैसों का बाहर पहुंचाया गया था वो किस लिए पहुंचाया गया था, कौन लेके गया था। तो बुशरा बीबी की जो वो फ्रंट मैन थी फरा गोगी, वो कौन थी, वो जो किससे कहानियां चलते रहे, क्या वो मेरे और आपके हैं या वो क्या दूसरी किसी पार्टी के, इमरान खान के बारे के, इमरान खान की पार्टी के बारे में भी है ना। और देखें बुशरा बीबी जो है उनका और इमरान खान की जो करप्शन की कहानियां वो ज़दे जुबान है, और इसके अलावा इनकी पार्टी में जो चलता रहा, जो होता रहा, ये एक लंबी चौड़ी कहानी है। तो ख्वाजा साहब की ये बात वो जो है वो सिर्फ वो एक पार्टी के लिए तो नहीं कह रहे, वो पूरे पाकिस्तान के लिए कह रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट के लिए भी कह रहे हैं, वो अदलिया में भी कह रहे हैं, वो पाकिस्तान के हर अदारे में जो करप्शन हो रही है उसका नाम भी ले रहे हैं। और सियासतदानों की करप्शन, देखिए सियासतदान तो फिर 5 साल बाद आपके सामने होते हैं, आप उनका एहतसाब कर सकते हैं, ना दे वोट उनको, ना उनको मतलब इस काबिल बनाएं कि वो दोबारा असेंबली में आ सके और करप्ट कर सके। लेकिन जो 35-35, 30-30 साल एक सीट पे बैठ के करप्शन कर रहे होते हैं, ख्वाजा साहब तो उसकी भी बात कर रहे हैं, इज्तिमाई तौर पर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, अगर वो कह रहे हैं तो पॉजिटिव लेना चाहिए, और अगर ख्वाजा साहब ने कभी कोई करप्शन की है तो उनको बताना चाहिए उन्होंने की है या किसी ने। लेकिन ये कहते ना फॉर्म 47 और फॉर्म 45 और ये हो गया वो हो गया, भाई देखें ये पाकिस्तान में यही वतीरा है। जब आप लोग इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाकर बैठे थे तो उस वक्त भी आरटीएस बिठाया गया था, उस वक्त भी आरटीएस बिठाकर सिलेक्ट कर एक प्राइम मिनिस्टर को मुसल्लत किया गया था। तो ये देखें ये चीजें इसी तरह चलती रहेंगी, आप जिधर से मर्जी घुमा फिरा के देख लें। लेकिन इज्तिमाई तौर पर पाकिस्तान से ये जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं बात की, अगर करप्शन खत्म हो जाए वो नीचे से लेके ऊपर तक, तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि आपको आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसमें संदेला साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेप फॉरवर्ड किया है मुज़ाकरात के हवाले से, हुकूमत की वक्त से तरफ से जो है वो संजीदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्जाम आयद कर रही है कि नजर नहीं आ रही है, हमने कमेटी भी तश्कील दे दी है, नाम भी फाइनलाइज कर दिए हैं, लेकिन हुकूमत हमारा तमस्खर उड़ाते हुए नजर आ रही है। ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए हुकूमत को तो ऑलवेज जरूरत होती है। देखिए हुकूमत, ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत इस पे सीरियस ना हो या हुकूमत ना मुज़ाकरात करना चाहे। हुकूमत तो चाहती है, बल्कि कब से चाहती है, कब से कह रही है। आप पिछले 8-10 साल की हिस्ट्री देख लें, जब अपोजिशन में थे तहरीक इंसाफ वाले तब भी, जब हुकूमत में तब भी थे कि बैठे और बैठकर बातचीत करें और अपने जो मसाइल है वो असेंबलियों में हल करें, और ये पॉजिटिव चीज है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं, क्या उनको इस बात की इजाजत है, उनके पास इस किस्म के इख्तियारात हैं कि वो हुकूमत के पास बैठे और किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाए? तो क्या खान साहब वो करने देंगे? अब कल ही फैसल चौधरी साहब जब इमरान खान साहब से मिलने के बाद जेल से बाहर आए तो उन्होंने कहा जी हमारे 2 मुतालबे जुमे तक पूरे ना हुए तो कोई मुज़ाकरात नहीं। अब देखिए किन से मुज़ाकरात करने हैं, हुकूमत कितनी सीरियस है वो आप स्पीकर सरदार याद सादक साहब का वो देख रहे हैं, उन्होंने कहा जनाब कि मेरा घर भी हाजिर है और मेरा दफ्तर भी हाजिर है, दोनों यहां पर आए बैठे और मुल्क के हमेशा मतलब वसीतर मफाद है ना, तो मुल्क के वसीतर मफाद में बैठ जाए। लेकिन मसला यहां पर यह है कि बैठेगा कौन, और बैठ जाएंगे तो जो उनके पास जो बात करने के इख्तियार है क्या वो इतने हैं, या फिर वापस इमरान खान पे आ जाएंगे और इमरान खान कहेंगे हमारे फलाने मुतालबे नहीं माने तो हम इन मुज़ाकरात को मानते ही नहीं है। अच्छी बात है, गारंटी लेटर और कुछ इस तरह की चीज भी हुकूमत वक्त डिमांड कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी डिमांड कर रही है। देखिए ये एक दिन में तो मसाइल हल नहीं होते ना, आपने जब इकट्ठे बैठना है, आपने सुबह शाम बात करनी, इसमें सेशन पे सेशन चलने हैं, फिर जाके ये कई बात बनती है। आप समझते हैं कि टीवी पे ऐलान हो गया और टीवी पे ऐलान होने के बाद मुज़ाकरात काम या नाकाम होने का फैसला भी हम कर दें? नहीं, हुकूमत क्यों मांगेगी किसी किस्म का? हुकूमत तो कहेगी कि आए हमारे पास बैठे, बल्कि वो ऑफर कर रहे हैं, तब से ऑफर कर रहे हैं। जिस दिन इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म का हलफ उठाया था तब कहा था शहबाज शरीफ साहब ने आए बैठे जनाब हम आपके साथ
जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखे ना, वो तो ऑलवेज है इमरान खान साहब की पार्टी और उनका रवैया ऐसा। हिंदुस्तान ने हमला कर दिया था, आपको याद है, जहाज मार रहा पाकिस्तानी बहादुर फवाद ने। उस वक्त खान साहब उस वक्त के अपोजिशन के साथ ही बैठेंगे, तो अब कहां बैठेंगे? तो ये बैठ जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम है ये। इनका जो वतीरा बन चुका है ना 10 साल पहले भी, मतलब के डी चौक में मसरूफे अमल थे और आज भी डी चौक में मसरूफे अमल है। तो 10 साल में क्या सीखा है इन्होंने? अगर कुछ सीखा होता तो आज जरूर मुज़ाकरात की टेबल पर होते हैं। जी काकड़ साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत वक्त की जानिब से कोई मुतालबा किया जा रहा है, कोई गारंटी लेटर का, या कुछ जो है वो ये कहा जा रहा है कि गारंटी दे बानी पीटीआई की कि वो बात से नहीं यू टर्न लेंगे? ये इसमें गुजारिश ये है कि चूंकि ये पहले बहुत शोर मचाते थे जी, मुज़ाकरात पे आए, तो हमने इन्हें कहा था कि पहले आपके पास को मैंडेट होना चाहिए मुज़ाकरात का। पहले जो आपके लाने वाले हैं उनसे आप इजाजत ले लें। तो अब कागर साहब लगता है कि इजाजत मिल गई है, या जिस तरह कहा जाता था कि हम अथॉरिटी के साथ करेंगे मुज़ाकरा? अब हमने जो ये राग लाप रहे थे, इसलिए इमरान खान साहब ने एक कमेटी बना दी है 5 रुकनी, और उनको मैंडेट दे दिया है। साथ उन्होंने हमारा जो 2 मुतालबात हैं 9 मई अब इसके 26 नवंबर शामिल है कि ये जो है इस पे आजाद खुद मुख्तार जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है इनका शुरू होता है 9 मई से, इख्तितामिया 9 मई से शुरू होता है। तो हमारा ये है कि अगर आप समझते हैं, हमारे नजर में तो 9 मई एक झूठा बयानिया था जिसको 8 फरवरी में पूरे पाकिस्तान में रद्द कर दिया गया था। उस बयानिए को जो रद्द कर दिया गया था, फिर भी अगर ये कहते हैं 9 मई का कमीशन बनाकर उसमें दूध का दूध पानी का पानी है, जो जिम्मेदारान है हम कतई ये कहेंगे। अगर देखिए हमारी नजर में वो झूठा है, अगर ये समझते हैं कि इसके पास इतनी ठोस एविडेंस है कि जिससे ये साबित कर सके, तो उसमें इनको क्या कबात है आज़ाद कमीशन बनाने की? जो सच होगा वो सामने आ जाएगा। अब 26 मई में जिस तरह हमारे नाते नौजवान मुद्दे वतन जो है पाकिस्तानियों को शहीद किया गया है, तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए कि जो आइन हमें गारंटी करता है कि अपने हक के लिए एहतजाज करना, अपना हक मांगना, उसके लिए प्रोटेस्ट करना, ये आइन हमें गारंटी करता है कि अगर हम अपनी आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए कोई एहतजाज करते हैं तो आप बदले में गोलियां मारते हैं और उसको बंदों को शहीद कर देते हैं और फिर कहते हैं वहां कुछ नहीं हुआ। तो हमारा 26 मई पे भी यही एक। अच्छा कागर साहब, इसमें कोई माजरत के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, कोई मुकदमात का इंदराज हुआ है इस हवाले से? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकदमात का इंदराज करवाया है उनकी फैमिलीज की, मुद्दईयान की जानिब से, जो वहां पे बाकायदा तौर पे इस इंसिडेंट के प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है। आप मुझे बताएं कि जहाँ पे 200 झूठे मुकदमात कायम किए जाए, क्या आप उनके पास, आप उन पर जो मुकामी पुलिस की इतनी जरूरत है कि हमारी FIR दर्ज कर सकती? हमने जो लीगल केपीके में तो कर सकते हैं ना काकड़ साहब, केपी में तो आपकी हुकूमत है। संदेला साहब अकरम शाह होता है इस्लामाबाद में, केपी में हम कहाँ करवा सकते हैं? फौजदारी है कानून, ये सिविल थोड़ी है। जहाँ पे वकूआ होना है वहीं पे पर्चा दर्ज होना है। अब आप इस्लामाबाद के वकूए का फैसलाबाद तो पर्चा नहीं दर्ज करवा सकते, तो वहां पे हमने जो है प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की है और बैरिस्टर गौर साहब उसमें कंप्लेनेंट है। उसमें हमारे इंजर्ड जो लोग हैं वो विटनेसेस हैं, ठीक है। उसकी 23 दिसंबर जो है नेक्स्ट उसकी डेट ऑफ हियरिंग है। तो हमें जो कानून रास्ता देता है वो हमने अपनाया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। बाकी जहाँ तक रहेगी मुज़ाकरात वाली बात, उस पर कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी का मैंडेट है और उस कमेटी ने ही मुज़ाकरात करने हैं। क्योंकि मैं उस कमेटी का रुकन नहीं हूँ तो मैं उस पर कोई ऐसे कमेंट जो है वो दे नहीं सकता। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ तक महदूद रखूंगा कि मुज़ाकरात की बात चल रही है। कल परसों जो फ्लोर ऑफ द हाउस जो स्पीचेस भी हुई हैं उसमें भी दोनों तरफ से ये बात हुई थी कि हम पॉलिटिकल पार्टी जो बैठकर डायलॉग करे और डायलॉग की बेहतरीन हल है। तो वो हमारी कमेटी है, उस पर उमर अयूब खान साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हम फरिश्तों से भी बात करने के लिए तैयार हैं, इंसानों से भी बात करने के लिए तैयार हैं। फरिश्तों से बात करना तो मजबूरी है ना काकड़ साहब? फरिश्तों से तो करना चाहते हैं, इंसानों से तो करना नहीं चाहते, यही तो प्रॉब्लम है। हमने तो फरिश्ते इंसान इकट्ठे कर दिए ना। जी।
जो फरिश्ते इंसानों के रूम में असम्बलियों में घुसे हुए हैं, चलो हम उनसे कर लेते हैं। जी 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 सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, मसाइल का हल बातचीत नहीं है। हमजा भाई मेरे गेस्ट आए हुए। ठीक है कागड़ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। संदेला साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब जो है, उन्होंने केपी पे जो है वो खराब सूरत हाल के हवाले से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। पारा चनार वाला वाकया जो है उस पे उन्होंने सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि अलीमीन गंडापुर साहब जो हैं वो मुसल्लह अफराद के साथ इस्लामाबाद क्यों आते हैं, अपने सूबे में तो लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर पा रहे हैं। वो देखिए, अगर ये देखा जाए तो प्रैक्टिकली तो बात गवर्नर साहब ठीक कह रहे हैं, उनका खत लिखना या उनका मुतालबा करना अगर प्रैक्टिकली देखा तो जाए तो ठीक ही है। लेकिन आप जो पंजाब की वजीर आला है, क्योंकि मुकाबला ही पंजाब की वजीर आला से किया जाता है, तो पंजाब की वजीर आला जनाब 8 दिन चाइना में गई हैं, वहां पर जाकर ज़राअत के हवाले से, वहां पर जाकर तिब यानी कि सेहत के हवाले से, वहां पे जाकर आईटी के हवाले से, और वहां पे जाकर ये कैंसर के हवाले से जो वो कैंसर हॉस्पिटल बना रही हैं, और वहां पर जाकर आर्टिफिशियल जो बच्चों में 12 से 15 साल के बच्चे आर्टिफिशियल जो हमारे टिकटॉक देख रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी दूसरी चीजें हैं वो करके आई हैं, और 8 दिन का कामयाब तरीन दौरा करके आई हैं। अब उनका कामयाब तरीन दौरा ये वो आने वाले दिनों में हमें नजर आ जाएगा वो कितना कामयाब है और कितना कामयाब नहीं है। लेकिन जो वज़ीर आला 8 दिन अपनी 10 रुकना काबीना के साथ किसी दूसरे मुल्क में रह के आता है और 8 दिन ही काम करता है, वहां पे 8 दिन ही मुख्तलिफ दौरे करता है, मुख्तलिफ कंपनियों में जाता है, मिलता है, तो भाईजान वो कुछ ना कुछ तो लेके आया होगा ना, उसके हाथ में कुछ ना कुछ तो होगा। और उसके मुकाबले में वो 8 दिन दूसरे जो वजीर आला है, जो केपीके के गंडापुर साहब है, वो सिर्फ धमकियां लगा रहे हैं, जलसे जुलूसों में जाकर कह रहे हैं कि अगली दफा आएंगे तो मुसल्ला आएंगे, छोड़ेंगे किसी को नहीं। अब हम लाश भी लाशें बन के आएंगे, कफन बांध कर आएंगे। तो फिर देखिए, जब आपके लोगों ने आपको वोट दे दिया है या किसी भी तरह से आपको सिलेक्ट करके बिठा दिया गया है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस सूबे के लोगों के अस्पतालों की हालत बेहतर हो, एजुकेशन जो सेंटर्स है, यूनिवर्सिटीज है, कॉलेजेस है, उनकी हालत बेहतर हो, सड़कों की हालत बेहतर हो, लोगों का मेयारे जिंदगी, लोगों का रोजगार, वहां पे बिजली, वहां पे गैस, ये टोटल आपका फोकस होना चाहिए। और ये कब होता है? जब आप दूसरे सूबों के साथ या फिर आप मरकज के साथ एक अच्छे रिलेशन में होते हैं और मरकज के साथ मिलकर, सूबों के साथ मिलकर बेहतरी करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा वहां पे। क्योंकि जब भी देखते हैं आपको, क्या आपने गंडापुर को कभी किसी अस्पताल का इफ्ताह करते देखा है? किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर से मिलते देखा है? वो अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां पे अपनी कबूतरबाजी के किस्से सुनाते हैं। वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो बचपन में चोरियां करने के किस्से सुनाते हैं। अब यूनिवर्सिटी में जो लोगों को, जो बच्चों को वहां पे आपने अपना रोल मॉडल दिखाना है, वहां पे आपको उनको कबूतरबाजी, तो वो किसी हद तक तो ये बात ठीक कह रहे हैं मेरे। अच्छा, इसमें संदीला साहब, शहरियार अफरीदी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की। उन्होंने बात की कि हम वहां पे पहुंचे, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब सेनेटर जो हैं उनका जिक्र किया, और उन्होंने साहबजादा हामिद रजा साहब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वहां पे दोनों फ्रीकैन से जब बात हुई तो वो ये कहते हैं कि हम दोनों को नहीं पता कि रात के वक्त या किसी ऐसे वक्त में कौन से लोग आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं पारा चुनार में। हमें नहीं पता कि वो लोग फायरिंग कौन करते हैं। तो ये जो है, ये आइडेंटिफाई करना किसका काम है? अगर इसमें बैरूने मुल्क के लोग मुलव्वस हैं, सहूलतकार मुलव्वस हैं, या फिर बॉर्डर के जरिए से कोई लोग आते हैं, तो ये कौन आइडेंटिफाई करेगा? मेरी बात सुने, देखें, वहां पर जब आपकी अफवाज ने 2016-17 में नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में एक कामयाब तरीन 2 रद्दुल फसाद और ये जो बड़े कामयाब तरीन ऑपरेशन किए थे, आपकी एजेंसीज ने किए, आपकी फौज ने किए। अब भी वहां पर जो इस किस्म के हालात पैदा हो गए, हालांकि एक दफा बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था, लेकिन फिर इमरान खान साहब जिस तरह उन लोगों को लेके आए, जिस तरह उन लोगों को आबाद किया, जिस तरह उन लोगों को बहादुरी, मतलब उनकी बहादुरी के हमें किस्से सुनाया करते थे, अब फिर वहां पे हालात ये हैं। और अब वहां पर एक जो एक बहुत ही नेगेटिव चीज है, वहां के लोगों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरे लोग जो है वहां पर अपनी अफवाज के खिलाफ, अपने अदारों के खिलाफ लोगों में नफरत पैदा कर रहे हैं। वो लोग कह रहे थे कि पुलिस से मसले हल करवाएं, हम खुद ठीक कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान की अफवाज यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, इंटेलिजेंस नहीं आनी चाहिए, यहाँ पे ये लोग हमें नजर नहीं आने चाहिए। तो फिर यही कुछ होगा ना, जब जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने ठीक करना है, उनके बारे में तो अवाम में, लोगों में आप इस किस्म की, मतलब कि उनको इस किस्म का उनके दिमाग साजी, जहन साजी कर रहे हैं, तो वहां पर फिर क्या हालात हो गए? देखिए, ये वाली शानदही करना, उनके खिलाफ ऑपरेशन करना, उनको वहां से निकालना, खत्म करना, इसमें कोई शक नहीं है, अदारों का काम है, अफवाज का काम है, रेंजर का काम है, इंटेलिजेंस का काम है। तो जब तक आप सूबे में आप तो उनको सूबा बदर कह रहे हैं कि हमें जरूरत नहीं, आप हमारे सूबे से चले जाएं, तो फिर वहां पर वो तो मजबूत होंगे। मौलाना फजल मान साहब भी बता चुके हैं कि शाम के बाद
वहां पे हुकूमत केपीके की नहीं होती बल्कि तालिबान की हुकूमत होती है, या फिर वो जो दहशतगर्द लोग हैं उनकी हुकूमत होती है। थाने तक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, सुबह खुलते हैं जाके फिर। तो ये एक पेज पे जब तक केपीके की हुकूमत मरकज के साथ नहीं आएगी, इंटेलिजेंस अदारों के साथ नहीं बैठेगी, फौज के साथ नहीं बैठेगी, उनको अपने मसाइल वहां पे हल करने के लिए हेल्प आउट नहीं करेगी, तब तक ये बड़ा मुश्किल है। एक प्लेटफॉर्म पे होना केपीके का, हुकूमत का, मरकज का होना और अदारे के साथ होना मेरे ख्याल में इसका बहुत जरूरी है, और ये निशानदेही भी करना और ऑपरेशन करना भी अदारों का ही काम है। ठीक। संदीला साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूंगा, यूनान कश्ती हादसा पेश आया, माजी में भी हमने देखा पाकिस्तानी शहरी वहां पे जो है वो डंकी लगा के बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं और सैकड़ों की तादाद में पहले भी हलाकतें हुई, अभी फिर जो है वो 40 हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इस पे हुकूमती इक़दामात जो है वो लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या होनी चाहिए और किस तरह से इसको टैकल किया जा सकता है? यानी बड़े अफसोसनाक वाक़े होते हैं, बड़ा दिल दुखता है जब हम ये देखते हैं। हमारे जैसे वो भाई होते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात, जिस तरह हम लोग प्रदेश में बैठे हुए हैं, हम लोग प्रदेश में आए, खैर इस रास्ते से तो नहीं आए, तो हम लोग तो एक चलो मतलब कि एक नॉर्मल तरीके से आए, रास्ते से आए, वीजे लेके आए, तो लेकिन वहां पर एक तो हालात नौजवानों के लिए जो बने पड़े हैं या बनाए गए हैं, या जिस तरह से धकेला जाता है उन लोगों को यहाँ पे, फिर ये जो हमारे 2-3 जिले हैं जैसे गुजरात है, झेलम है, और ये वहां पर हर घर का एक आध बंदा बाहर है और वो चाहता है कि पूरे का पूरा खानदान, जैसे ही भाई उनका 18 साल का होता है, वो यहाँ से यहाँ से अगर 15,000 यूरो भेजेंगे तो वो पाकिस्तान में 50 लाख बन जाएगा, तो 25-30 लाख देकर उनकी कोशिश होती है कि वो उनके पास पहुंच जाए। यहाँ पे जो उनका काम कारोबार चल रहा है उसमें अपना भाई आ जाएगा, भतीजा आ जाएगा, भांजा आ जाएगा, और वो गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो गुजारिश उन वालिदैन से है जो अपने बच्चों को इस रास्ते से भेजते हैं, और जब उनको पता भी होता है कि इससे पहले ये हादसा हो चुका है, इसके बावजूद आंखें बंद करके वो जो रिस्क लेते हैं, वो जो बहनें हैं उनकी भाइयों को अपने मतलब अपने जिस तरह वो मतलब कि भेजती हैं, उनको ख्याल करना चाहिए, वालिदैन को ख्याल करना चाहिए। बाकी ये है कि ये जो लोग धंधा करते हैं, काम करते हैं, कारोबार करते हैं, जब ये हैपन होती है उनको एक दफा गिरफ्तार किया जाता है, उनके खिलाफ सख्ती की जाती है, लेकिन जैसे ही 2-4 महीने गुजरते हैं तो फिर वो अपना काम कारोबार स्टार्ट कर लेते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि इन पे एक ऐसा हाथ डालें कि ताकि हमेशा के लिए ये सिलसिला बंद हो जाए। देखिए, अगर किसी को बाहर आना है, वो पढ़ा लिखा है, वो पढ़कर आए, वीजा लेके आए, वर्क परमिट लेके आए, लेकिन ये तरीकाकार ठीक नहीं है। लेकिन ये बड़े दुख और तकलीफ वाली बात है। मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान को इस पे बड़ी सख्ती करनी चाहिए। तमाम जिम्मेदारान जो हैं, जो देखे ये जो बाहर आते हैं वहां पे अपनी लोकली कोई ना कोई इनके एजेंट है जिनको वो पैसे देते हैं, फिर वो जो एजेंट है वो आगे राब्ता करते हैं, तो जो पहले वाला एजेंट है उसको पकड़ लेंगे तो अगले 4 एजेंट को तो वो वैसे ही पकड़ा देंगे, और वो किसी भी मुल्क में बैठा होगा, उसके घर वाले पाकिस्तान हो गए, एक SHO की मार है, वो वहां से भागता हुआ वापस आ जाएगा जिसने ये जुल्म और ज्यादती की होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज सिंदीला साहब, सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। चंगेज अहमद खान काकड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां आयद की गई हैं, इसकी जो है वो इसको नाइंसाफी का रवैया इख्तियार किया गया, ये कहा गया रहा है, और इस पे तर्जुमान दफ्तर खारिजा की जानिब से जो है वो सख्त रद्दअमल सामने आया। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसको जो है इसको कहा है कि ये बिल्कुल जो है वो नाइंसाफी पर मबनी फैसला है। और इसी तरीके से परवेज सिंदीला साहब की जानिब से भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो कुछ जगहों पे तो जो है वो IMF की वजह से पाकिस्तान अमेरिका के मोहताज नजर आता है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान आजाद रियासत है, पाकिस्तान खुद मुख्तार रियासत है, पाकिस्तान के अपने दफाई मसाइल हैं, तो उनको हल करने के लिए पाकिस्तान को इक़दामात करना पड़ते हैं। लेकिन दोहरे मेयार इसी तरीके से अमेरिका के माजी में भी सामने आए, अभी भी सामने आ रहे हैं। तो इस पे तमाम सियासी जमातों का पाकिस्तान के मुल्क के मफाद के लिए जो है वो मुत्तफिक का फैसला सामने आ रहा है, जिसमें इस फैसले को जो है वो नाकाबिले कबूल समझा जा रहा है और इस पे सख्त रद्दअमल भी दिया जा रहा है, अफसोसनाक अमल इसको कहा जा रहा है। दूसरी जानिब जो मुज़ाकराती अमल है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 मुतालबात सामने आ चुके हैं, जिसमें कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है, और दूसरी जानिब जुडिशियल कमीशन का क़याम जो है वो 9 मई के हवाले से भी और 26 नवंबर के हवाले से भी ये मुतालबा किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से इस पे क्या पेशरफ्त आती है वो भी आने वाले दिनों में मजीद वाज़ेह हो जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक साहब जो है उन्होंने माहौल जो है वो फराहम किया है, उन्होंने दावत दी है दोनों फ्रीकैन को कि मैं इसमें जो है वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हूं, पाकिस्तान के मफाद की खातिर, मुल्की मफाद की खातिर और मईशत के मुस्तहकम के लिए हम सियासी जमातें मिलकर आगे बढ़ें।
दूसरी जानिब जो है वो इसमें ये जो यूनान कश्ती हादसा पेश आया, ये माजी में भी हमने देखा इसी तरह के वाकयात पेश आए, और ये हर टेन्योर में कुछ दिन बाद ये वाकयात नजर आते हैं, जिसमें जो है वो उस वक्त के मुताबिक तो इस पे क्रैकडाउन किया जाता है गैर कानूनी धंधा करने वालों के खिलाफ, एजेंट्स के खिलाफ, लेकिन वो चंद माह तक जो है वो महदूद रह जाता है। उसके बाद दोबारा से ये एजेंट जो है वो अपने काम में मसरूफी अमल दिखाई देते हैं। तो इस पे हुकूमत वक्त को जरूर चाहिए कि इस पे लॉन्ग टर्म एक एक्शन लिया जाए और क्रैकडाउन इसको करके तो इस तरह के वाकयात की रोकथाम की जाए, बजाय इसके कि पाकिस्तानी शहरी, पाकिस्तान के नौजवान नस्ल जो है वो इसी तरह से डंकी के थ्रू बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, जिसमें उनके प्यारे पीछे बैठे होते हैं और वो परेशान होते हैं, गम में निढाल होते हैं। हुकूमत वक्त ही सहारा बनती है उनका भी जब उनके मैयतें पाकिस्तान में लाई जाती हैं, लेकिन ये उनके घर वालों को, उनके प्यारों को भी ये सोचना चाहिए कि इस तरह के वाकयात मामूल बन चुके हैं, तो क्यों इस तरीके से जो है वो अपना मुल्क छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि एजेंट्स जो हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो कुछ महीनों के बाद छूट जाते हैं वो छूट ना पाए, उनके अगेंस्ट कार्रवाई अमल में लाई जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।